देखो बेटा, अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट करने वाले हैं। 2022 का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट होगा। आज हम 2022 का सेट 2 AW के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो करने वाले हैं। सो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, अभी होने ही वाले हैं। हाल ही फिलहाल में 22 तारीख को, शायद 22 फरवरी से स्टार्ट है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट एक और भी है, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाले सेट्स की वीडियो आपको मिलती रहे। 2023 के जितने भी सेट हैं उन सभी को मैंने करा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें आपको खजाना बिल्कुल रखा हुआ है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन ज़रा चेक तो कीजिए, आपके लिए खजाना है, बिल्कुल कुबेर का खजाना। ठीक है, चलिए देखिए, पहला जो सेट 2 AW का बहुविकल्पी जो है क्वेश्चन है उनको करेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए हमारे पास 156 है, इसका अभाज्य गुणनखंड बताना है। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो हर बच्चा कर लेता होगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इसको आप पहले 2 से कट करेंगे तो 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तियाँ 6 और 2 नेम 18, 3 कम 3, 3 तियाँ 9 और ये 13 कम 13। तो हमारा कितना आएगा अभाज्य गुणनखंड? 2। देखिए 2 कितनी बार आया है? 1 2, 2 बार, तो घात कर दो 2। 3 कितनी बार आया? 1 बार। और 13 कितनी बार आया? 1 बार। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए बिल्कुल फट गया है पढ़ाते पढ़ाते। ये इसका ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान कितना होगा। अच्छा भाई, सेक थीटा बराबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। सेक थीटा बराबर 2 है, तो ये जो थीटा आपको दिख रहा है ना, इसका मान बताना है। अरे भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर ये थीटा जो है ना, थीटा, इसको यहीं पर रोकिए और ये सेक है इधर भेज देंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्स में हो जाएगा ये 2। तो देखिए, सेक में 2 किसका मान होता है? सेक में 2 किसका मान होता है? 60 डिग्री का होता है ना, तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, थीटा कितना है? 60 डिग्री है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी सही होगा, ऑप्शन 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। अच्छा, हमें क्या यहाँ पर एक रेखिक समीकरण दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें क्या है, एक रेखिक समीकरण दी हुई है जो 3x² - 12x + m = 0। देखिए, मूल कैसे हैं? मूल कैसे हैं? मूल बराबर हैं, बराबर हैं। तो हमें क्या करना है, जो m आपको दिख रहा है ना, m, ये कोई यहाँ पर नंबर होगा, ये हमें निकालना है, m निकालना है। अच्छा भैया, मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, इसलिए d का मान कितना होगा? 0 होगा। अगर मूल बराबर होते हैं तो इसका मतलब विविक्त कर 0 होता है। ठीक है, अब d बराबर फार्मूला क्या होता है, लगाओ। d बराबर जो फार्मूला होता है, जो विविक्त कर निकालने का फार्मूला होता है, वो होता है v² - 4ac। यहाँ से आपको a, b और c मिल जाएंगे। तो देखो, d की जगह पर 0 रखना है। क्यों रख रहा हूँ मैं 0? क्योंकि मूल बराबर हैं, और जब मूल बराबर होते हैं तो d 0 होता है, तो यहाँ पर d की जगह पर 0 रख दो। ठीक है, b कितना है हमारा? -12 है, स्क्वायर लगा दो। 4a हमारा 3 है और c हमारा m है। ठीक है, मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ जाए। देखो, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 × m 144, 4×3 = 12m। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारे पास हो जाएगा 12m। ठीक है, क्योंकि माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये देखिए, 144, 12 क्या है उधर गुणा में है, तो इधर आएगा वटे में आ जाएगा, क्योंकि हमें m का मान ही निकालना है। ये 12 / m 144 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो m आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, m = 12। अच्छा, m = 12, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो चौथा है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजाएं कैसी हैं? 2a हैं। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। अच्छा भाई, एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, आसान क्वेश्चन है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी, समबाहु, समान बाहु।
तो देखो कहने का मतलब मैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज को एक बना लेता हूँ ABC, और मैं यहाँ पर इमेजिन करता हूँ कि जो इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये समबाहु है इसका मतलब बराबर होंगी भुजाएं। अच्छा, इसकी भुजा कितनी दी हुई, भुजा हमें दी हुई है, भुजा बराबर हमें दिया है 2A। कहने का मतलब अगर ये 2A है तो ये वाली भी 2A होगी और ये वाली भी 2A होगी, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। हमसे बोला गया है शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। ये शीर्ष है तो शीर्ष से एक लंब डालो यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर शीर्ष लंब, ये वाला जो शीर्ष लंब है, देखिए ABC, इसको D मान लो, यहाँ पर कोई बिंदु बन रहा है, तो मुझे शीर्ष लंब AD की लंबाई ज्ञात करनी है, AD की लंबाई निकालनी है कि नहीं। शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब, तो AD की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है भाई, देखिए हमें ये पूरा का पूरा कितना है, 2A है। आपको पता है जो लंब होता है वो रेखा को समद्विभाजक करता है, समद्विभाजित करता है, दो भागों में जो समान दो भागों में बांटता है। तो इसका मतलब अगर ये पूरी की पूरी 2A है तो ये कितनी होगी, देखिए पूरी 2A है ये वाली, इसकी आधा करना है तो 2 से भाग दे दो तो A आएगा। कहने का मतलब अगर ये पूरी की पूरी 2A है तो ये वाली A होगी, यहाँ से यहाँ तक, C से D तक की दूरी A, और यहाँ से यहाँ तक A 2A हो जाएगा। समझ गए बात को। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें AD निकालना है, हमें ये आधार भी पता है, हमें कर्ण भी पता है, हमें लंब निकालना है, तो पाइथागोरस लग जाएगी। फिर देखो पाइथागोरस लगाओ यहाँ पर पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा AD है तो AD का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है, देखो आधार हमारा CD है, इस वाले त्रिभुज में चल रहे हैं हम, त्रिभुज ADC में, तो आधार हमारा क्या है CD है, तो CD का स्क्वायर। देखो AC हमारा कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 2A है। मैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसे नहीं करा रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये मेरा लंबा क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन पूरी तरीके से डीपली बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव के रूप में करूँ तो यार ये इतनी देर में हो जाएगा, कुछ टाइम इसमें नहीं लगेगा, जस्ट 1-2 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुश्किल से। तो हम इसको क्या कर रहा हूँ, डीपली बता रहा हूँ आपको, ठीक है, डीपली बता रहा हूँ। देखो कर्ण कितना है हमारा, इसमें कर्ण हमारा 2A है और AD लंब हमारा, तो हमको निकालना ही है लंब, है कि नहीं, शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है, और ये CD हमें A दिया गया है। अब देखो 2A, 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूना 4 आएगा, A के ऊपर भी स्क्वायर है, ये हमारा हो जाएगा AD का स्क्वायर, और ये A स्क्वायर, हमें तो सिर्फ AD चाहिए है, तो उसको पहले इधर लिख लो, प्लस A स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। देखो यहाँ पर AD का स्क्वायर बराबर हमारा 4A स्क्वायर है, और ये प्लस का A स्क्वायर माइनस का इधर हो जाएगा, पंचांतर में चिन्ह बदलते हैं, 4A से 1A चला गया तो हमारे पास बचा 3A, कितना बचा 3A स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, हो जाएगा यहीं पर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर देखो, AD का क्या करना है, आपको स्क्वायर हटा देना है। अब जब AD का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, जो हमारा 3A स्क्वायर है ना, इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो AD बराबर आ जाएगा। देखो ये क्या है हमारे पास, √3, और स्क्वायर से रूट कटेगा, सिर्फ और सिर्फ A आएगा। कहने का मतलब हमारा जो लंब आ गया, जो लंब की लंबाई आ गई वो √3 गुणा A आ गई, √3 × A। समझ गए, ये शीर्ष लंब की लंबाई होगी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर ये अंडर है ना, √3 के ऊपर भी है तो मैंने 3 लगा दिया। अब देखिए जब ये स्क्वायर है ना, इसके ऊपर भी तो रूट है, तो इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ A बचेगा। इस तरीके से मैंने करा है, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है उसको कर लिया हमने। अब देखते हैं इसके बाद 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए इसका 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक सम संख्याएं। अच्छा 1 से 10 तक सम संख्या पहले तो लिखो, फिर उसका माध्य निकालो। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है भाई, 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सम संख्याएं कौन सी होंगी। देखो सॉल्यूशन यहाँ से करो। देखो 1 से 10 तक हमारी सम संख्या 2 से स्टार्ट होगी, 2, 3 नहीं 4, 5 को छोड़कर 6, 7 को छोड़कर 8, 9 को छोड़कर 10, ये हमारी सम संख्याएं होंगी 1 से 10 तक। हमें क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य या समांतर माध्य। अच्छा माध्य निकालने का एक छोटा सा फार्मूला होता है जो कि आपको याद होगा। माध्य निकालने का फार्मूला होगा कि आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। वीडियो को पूरा देखिएगा बिल्कुल, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ। आंकड़ों की संख्या, ठीक है। देखिए माध्य निकालना है ना, तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग, जो आंकड़े दिए गए हैं ना इनका योग कर दो। 2 + 4 + 6 + 8 + 10
बटे आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं। अब देखें यहाँ पर कैसे होगा, इन्हें अब जोड़ दो। 6 4 10, 10 और 10 20 30, 30 बटा 5, यानी कि 5 एकम 5 10, 5 दूना, अरे यार 5 छक्का 30 हो जाएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, 5 छक्का 30, कितना आ जाएगा? 6। अच्छा भाई, तो देखिए कौन सा इसका ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है। इसमें क्या है, हमारे पास एक बिंदु P दिया गया है, ठीक है, और एक बिंदु हमें Q दिया गया है। एक बिंदु Q है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है वो 10 मात्रक दी हुई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मात्रक है, और बिंदु जो P दिया गया है वो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2, -3, और जो Q दिया गया है वो दिया गया है 10, y। हमें ये y निकालना है। अच्छा भाई, बीच की दूरी दी गई है ना, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फार्मूला लगाओ, P से Q तक की बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फार्मूला देखिए क्या होगा, बीच की दूरी बराबर होगा, फार्मूला होगा अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो बीच की दूरी हमें 10 दी हुई है, तो 10 रख दो यहाँ पर। अब देखो x1 x2, ये y1 और y2 कहाँ से मिलेंगे? देखिए ये वाला पहला वाला क्या होता है? x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर x2 हमारा कितना है? 10 है, माइनस x1 हमारा 2 है, प्लस y2 हमारा y है, और y1 हमारा -3, और ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, तो प्लस हो जाएगा फिर यहाँ पर। और देखिए इधर क्या है? इधर अंडर रूट है, क्या है? अंडर रूट है, इधर अंडर रूट नहीं है, तो इसको इस वाले को हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। तो लिख दो दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। देखो 10 के ऊपर वर्क करो, वर्क करने का मतलब स्क्वायर लगाना, तो स्क्वायर लगा दो। फिर देखो 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ये y+3 है, इसको अभी ऐसा ही रखो, एज इट इज रखो, और ये स्क्वायर लगा दो इधर भी, तो कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा। तो देखिए 10 दशमलव कितना होगा इधर? 100, 8 × 64, ये a+b का होल स्क्वायर में तोड़ो इसे, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, a की जगह पर y है तो y का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस 2 × a × b हमारा 3 है। देखो यहाँ पर क्या होगा? 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 तियाँ 9 और 2 तियाँ 6y, ये हो जाएगा हमारे पास 100 बराबर 64 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर, यही आएगा ना। 73 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y। देखो यहाँ से इसे घटाओगे तो कितना आएगा? 27 आएगा ना, 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, इसके बाद मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसका फैक्टर कर दो आप, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0, इसका फैक्टर करो। फैक्टर आपको 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिसकी गुणा करें 27 आए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो 6 आए। तो वो संख्या हमारी होंगी 9 × 3, 9 की 3 से गुणा कराओगे तो 27 आएगा, और 9 से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। तो देखो यहाँ पर y स्क्वायर 6y की जगह पर यहाँ पर वो संख्याएं रखनी है जो आपने सोची हैं। आपने 9 और 3 सोची, तो 9 और 3 लिख दो, 9y और 3y, क्योंकि y में तो y में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा। अगर यहाँ पर प्लस लगा देता तो 9 3 11 हो जाते हैं, हमें तो 6 चाहिए ना। और देखिए इधर क्या है, -27 बराबर 0। देखो यहाँ से आप कॉमन कुछ ले लो, कॉमन क्या मिल रहा है मुझे? y मिल रहा है कॉमन, तो y प्लस 9, यहाँ पर मुझे 3 मिलेगा कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 3 27 9 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर इस कॉमन वाले को लिख लो एक साथ, कॉमन वाले को लिख लो एक साथ, और ये 2 बार है y प्लस 9, इसको एक बार लिख लो, और बराबर 0। अब देखो सबसे पहले क्या करो, इस वाले को 0 के बराबर डालो, फिर इस वाले को 0 के बराबर डालना है। y-3 है, इसको 0 के बराबर डालोगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा कितना? 3। अच्छा y बराबर 3 आएगा। अब इसको भी 0 के बराबर डाल लो, y प्लस 9 है, इसको भी 0 के बराबर डालोगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा -9। माइनस की कोई मान्यता नहीं होती है,
हाँ माइनस का 9 भी सही है और 3 भी सही है, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। तो y बराबर 3 या y बराबर माइनस का 9, देखते कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। y बराबर 3 है और माइनस का 9। चलिए देखिए इसका ऑप्शन y बराबर 3 और 9, देखिए इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए 3 भी है और 9 भी है, देखिए 3 आया था और माइनस 9 आया था, इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, वी सही होगा, 3 और 9। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। जस्ट मैंने जैसा तीसरा क्वेश्चन कराया था वैसे ही होगा, तो ये आप खुद कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। क्वेश्चन 8 देखिए क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 है और उसकी ऊंचाई जो है वो 7 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। देखिए एक त्रिभुज है सबसे पहले तो, ठीक है, क्या है, एक त्रिभुज है। आपको एक त्रिभुज बना लेना है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ। आधार देखिए, आधार ये मान लेता हूँ ए बी और सी है समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में आपको लंबाई, आधार की लंबाई 14 है, ये 14 है, और जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, जो आधार है वो 14 सेंटीमीटर लंबा है और जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होगा, 1/2 गुणा लंब गुणा आधार, यही होता ना फार्मूला। देखो 1/2 लंब यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारी कितनी है, 7 है, और गुणा आधार, आधार हमारा 14 है। देखो 2 सते 14 यानी 7 सते 49 सेमी स्क्वायर, क्योंकि याद रखिएगा क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है और आयतन हमेशा क्यूब में आता है, यानी घात 3 में आता है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल था इसलिए स्क्वायर में आया, समझ गए। अच्छा, यहाँ पर इस फार्मूला याद रखिएगा कि लंब गुणा आधार होता है, लंब की जगह पर आप ऊंचाई भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा आधार, ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कौन सा होगा, इसका 49 सही है, ठीक है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ऑप्शन हमारा वी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, नवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों का माध्य कितना होगा। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, अच्छा प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन से होंगे। क्वेश्चन 9, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक, हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, माध्य निकालना है। चलिए देखिए, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से होंगे, याद रखिएगा अभाज्य पूर्णांक या अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य पूर्णांक या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो चलो स्वयं से विभाजित है, फिर 1 से कैसे विभाजित होगा, है कि नहीं, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन 2 से स्टार्ट होंगी, याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 के बाद 3 और 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 4 नहीं 5, हाँ 5, 6 नहीं होगी क्योंकि 6 जो है 2 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, 7, हाँ 7 हो सकती, 8 9, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, तो इतनी होंगी, ठीक है, 10 तक इतनी ही होंगी, ठीक है। अब इनका मुझे क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का फार्मूला मैंने बताया था, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़े ये हैं, इनका योग कर दो बटा आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4, 4 आंकड़े हैं तो 4 कर दो। देखो माध्य निकल आएगा, 3 2 5, 5 5 10 17, 17/4, ठीक है, क्या होगा, 17/4 होगा। अब क्या कीजिए, इसको भाग दे दीजिए, 17 को 4 से भाग दो कितना आएगा, देखिए 4 3 12 और 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 17 बचा 1 और ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो लगभग में 4.2 या 17/4 आंसर आएगा। तो इसमें से 17/4 कौन सा है देख लेते हैं। 17/4 तो इसमें इन्होंने ये नहीं दिया है 17/4, इनका क्वेश्चन हो सकता है, इनका क्वेश्चन गलत हो या आंसर गलत हो, ठीक है। तो अपना जो है 17/4 ही आंसर सही होगा, ठीक है। इन्होंने जो है आंसर गलत दिया होगा या क्वेश्चन इन्होंने गलत लिखा होगा, उसका उत्तर गलत दिया है, ठीक है, ये उत्तर गलत दिया है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि a बराबर, मतलब पहली संख्या है वो दी गई है x³ गुणा y² तथा b बराबर x इंटू y³, तो a और b यानी ये दो संख्या हैं, इनका मासा कितना होगा। अच्छा, a और b का मासा निकालना है यानी HCF निकालना है, मासा का मतलब HCF ही तो है। तो हमें क्या है 10वां क्वेश्चन दिया गया है, देखिए a बराबर हमें दिया गया है x³ इंटू y², ठीक है, और b बराबर हमें दिया गया है x इंटू y³,
अच्छा, हमसे क्या पूछा गया है, ए और बी का माशा, यानी कि हमसे पूछा गया है HCF। अच्छा, HCF कैसे निकालते हैं? HCF वही होता है जो दोनों तरफ कॉमन होता है। तो सिंपल सी बात है, बताइए यहाँ पर दोनों तरफ, इन दोनों तरफ क्या क्या कॉमन है। देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स क्यू है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये एक्स क्यू है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स, है कि नहीं, 3 बार। और ये बाई स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं बाई गुणा वाई। और इस वाले को देख लीजिए, ये एक्स एक बार है और ये बाई क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं वाई गुणा वाई। अब देखें यहाँ से आपका कॉमन क्या क्या मिल रहा है आपको यहाँ से कॉमन मिल रहा है। देखिए एक्स ये बन रहा है, तो इसका एक बॉक्स बना लेना है आपको, और ये बन रहा है बॉक्स, और ये बन रहा है। उसके बाद किसी का बॉक्स नहीं बन रहा, क्योंकि इसके साथ नहीं बनेगा ना, तो हमारे पास आ जाएगा। देखिए वही होता है, सिर्फ दोनों तरफ है। देखिए एक्स एक्स दोनों तरफ है, तो हमने आपको बताया था कि बॉक्स के आपको पहले तो बॉक्स बनाने हैं, और बॉक्स वाले के अंदर कोई भी कुछ भी हो उसको एक बार लिख लेना है। जैसे बॉक्स के अंदर एक्स एक्स 2 बार है, तो आपको एक बार लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है, याद रखिएगा। इस बॉक्स के अंदर बाई है और इस बॉक्स के अंदर भी वाई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक्स इंटू बाई का बाई से करेंगे तो बाई स्क्वायर, तो हमारा HCF जो आएगा कितना आएगा, एक्स इंटू बाई स्क्वायर। समझ गए बात को? तो एक्स इंटू बाई स्क्वायर हमारा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन वी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक मूल बहुपद kx² प्लस 3x प्लस k का 2 है, ठीक है, इस समीकरण का, इस द्विघात बहुपद का एक मूल 2 है, तो हमें k का मान निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इसको आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां, हमें दिया गया है kx² प्लस 3x प्लस k, ठीक है, हमें का मूल का एक मूल कितना दिया गया है, हमें 2 है, तो हमसे पूछा गया है तो k का मान क्या होगा, ये k निकालना है। अच्छा, इसका इस द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद, इस द्विघात बहुपद का एक मूल दिया है। अच्छा, एक मूल देने का मतलब यही है कि x का मान ये दिया गया है हमें, है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक मूल दिया जाए तो इसका मतलब वो x दिया गया है। तो x बराबर 2 है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वो रख दो। तो देखो यहाँ पर k, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर कितना रख दो, 2 रख दो, प्लस यहाँ पर देखो 3x, x की जगह पर 2 रख देना है, प्लस k। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, 4k, 2 दूना 4k, प्लस ये 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस k, 4k और k कितना हो जाएगा, 5k प्लस 6। ठीक है, अब पहले तो इसको 0 के बराबर डालो। जब 5k प्लस 6 इस वाले को 0 के बराबर आप डालते हो, तब आपको क्या मिलावर क्या मिलेगा, देखिए प्लस का 6 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा -6/5। ठीक है, -6/5। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही होगा, -6/5। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0, -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, 3 से अधिक होगी। कितनी होगी, 3 से अधिक होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है ना, तो बहुपद की जो संख्या है वो 3 से अधिक ही होगी। यहाँ पर 5 नंबर दिया गया है तो 5 ही होगी, ठीक है, मतलब 3 से ज़्यादा होगी। आगे देखिए क्वेश्चन 13 है, कह रहा है कि समीकरण x बराबर 0 और y बराबर 3 के हल क्या होंगे। इसका हल आदित्य हल होगा। कौन सा हल होगा, आदित्य हल, क्योंकि कुछ मैच नहीं खा रहा है यहाँ पर। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन, कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x प्लस 2 = 0 के मूलों की संख्या कितनी होगी। अच्छा, मूलों की संख्या निकालनी है हमें। क्या है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, इसमें हमें एक द्विघात समीकरण दी हुई है x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। हमसे क्या पूछा गया, मूलों की संख्या पूछी गई है, मूलों की संख्या। अच्छा, मूलों की संख्या क्या होगी वो बतानी है हमें। अच्छा, मूलों की संख्या पूछे तो गुणनखंड कर दो फिर। अच्छा बताओ, ऐसी कोई संख्या सोचो जिनकी गुणा करें तो 2 आए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो 3 आए। तो 2 गुणा 1, देखो 2 की 1 से गुणा करोगे तो 2 आएगा, और 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखो यहाँ पर x² प्लस, इसकी जगह पर वही संख्या रखनी है जो आपने सोची है। आपने सोची 2 और 1, ठीक है, और ये 1 यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप x प्लस 1, और ये 2 बार है, इसको 1 बार लिख लो, ठीक है। इसके बाद आप 0 के बराबर डालेंगे, तो पहले तो भाई जब x प्लस 1 है, इसको 0 के बराबर डालते हो तो x बराबर मुझे मिलता है -1,
और जब x प्लस 2 बराबर 0 डालते हो तो आपको मिलता है x बराबर -2। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन -2 कहीं नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? हाँ, ये वाला ऑप्शन सही होगा 2। ठीक है, 2, इसमें 2 है, प्लस का 2 आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर -2 होगा। ठीक है, इन्होंने गलत थोड़ा सा गलत किया है, बस छपने में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ पर प्लस का नहीं -2 होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन हमारा 15वां है, कह रहा है समांतर श्रेणी 7, 11, 15 ... ऐसे दिया गया 107 का अंतिम पद से 7वां पद होगा। अच्छा, इसके अंतिम पद से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमें एक AP दी गई है, क्या दी हुई? एक समांतर श्रेणी AP दी हुई है, वो क्या दी है? 7, 11, 15, 107। बोला गया है कि अंतिम पद से, इस वाले अंतिम पद से हमसे पूछा गया 7वां पद कितना होगा, 7वां पद क्या होगा। अच्छा भाई देखो कैसे निकलते हैं, हमसे बोला गया अंतिम यानी लास्ट से क्या करो आप इसको उल्टा लिख लो। अंतिम पद से बोला गया ना, तो अंतिम पद से ऐसे लिख लो इसको, ऐसे करके 7, 11, 15। अंतिम से बोला गया तो अंत से इसको मैंने AP बना करके लिख दिया, मतलब उल्टा लिख दिया है। जब भी अंत से पूछे पद, जैसे अंत से 8वां पद, 10वां पद, 20वां पद, जब अंत से पूछे तो उसको उल्टा करके लिख दो। ठीक है, उसको उल्टा करके लिख दो। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो A जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा? 107 होगा। अच्छा, जो D होगा वो कैसे होगा? यहाँ से आप घटा सकते हैं, यहाँ पर तो कोई ऐसे निकाल सकते हो, बाकी यहाँ पर चलो यहीं से कर दो, इसमें से घटा दो, 11 से 7 को घटाओगे तो D बराबर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद सार्वधातुक ऐसे निकलता है। तो 11 से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया 7वां पद। 7वां पद यानी A प्लस, देखो A प्लस एक कम ले लो, 7वां पद पूछा गया तो 6D ले लो। अगर 8वां पद पूछा जाता तो A प्लस 7D लेते। अगर मान लीजिए 10वां पद पूछता तो A प्लस 9D लेते। अगर 20वां पद पूछता तो A प्लस 19D लेते, मतलब एक कम लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर A कितना है हमारा? A हमारा 107 है प्लस 6 इंटू D हमारा 4 है। ठीक है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, एक्चुअली हमसे लगता है मिस्टेक हो गई है। सो यहाँ पर जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, पता क्या, उल्टा करने के लिखना था, तो इसको भी उल्टा करना है। बताओ, इसको मैंने उल्टा नहीं किया, ये 15 है ना, 15, 11, 7, मतलब सबको उल्टा करके लिखना है ना। तो ये शुरुआत वाला है तो उसको लास्ट में करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर से D जो आएगा वो, ये मिस्टेक यहाँ पर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बेटा। देखिए 11 माइनस 15 करोगे तो D बराबर आ जाएगा -4। ठीक है, उल्टा बोला गया तो अंतिम मतलब उल्टा सबको करना पड़ेगा। जैसे इसको उल्टा किया फिर इसको उल्टा नहीं करोगे, इसको भी उल्टा करना था, माय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पर क्या है, उल्टा इसको करना है, जैसे पहले 7 था इसको लास्ट में कर दिया, दूसरे नंबर पे था पीछे से ऐसे करके उल्टा करना है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर माइनस का केवल हो जाएगा, बस माइनस का। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, 107 माइनस 6 चौक 24, तो हमारे पास कितना आएगा? 4 3 7 और 8 83। कितना होगा आंसर? 83 होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरे भाई कितनी गलती कर रहे हैं, ये 81 यहाँ पर लिख दिया, 81 नहीं होगा, ऑप्शन D सही होगा, लेकिन इसमें 81 नहीं 83 होगा। कितना होगा? 83 होगा, याद रखिएगा 83 ही होगा। समझे बात को? आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदुओं 2,3, 4,6 और 0,0 के केंद्रकों के निर्देशांक क्या होंगे। अच्छा, 3 बिंदु दे हैं, मतलब त्रिभुज के जो हैं ये बिंदु दिए गए हैं त्रिभुज के। चलिए मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 15वां क्वेश्चन है, नहीं 15वां नहीं 16वां है, सॉरी 16वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, 2,3 और हमें कितना दिया गया? 4,6 दिया है और 0,0। हमसे पूछ रहा है कि केंद्रकों के निर्देशांक, केंद्रकों के निर्देशांक। अच्छा, केंद्रकों के निर्देशांक, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। आपको 3 बिंदु दिए जाएंगे और केंद्रक के निर्देशांक पूछे जाएंगे। तो जस्ट आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है सबसे पहले 2। ठीक है, त्रिभुज बना लो। देखो ये वाला आप इसको कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि इसको पहले 2,3, ऐसा नहीं है कि इस ऊपर वाले को मान सकते हो। देखो 2,3 आप यहाँ पर भी ले सकते थे, यहाँ पर भी ले सकते थे, कहीं पर भी ले सकते हो। मतलब इन 3 बिंदुओं को कहीं 3 कोनों पर बैठा देना है। यहाँ पर 4,6 कर सकते हो और यहाँ पर 0,0 कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 0,0 यहाँ पर है तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा तो आप भी यहीं पर लिखो, नहीं, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो।
ठीक है। हमसे पूछा गया केंद्रक, तो यहाँ पर इसका केंद्र यहाँ पर होगा, तो इसके निर्देशांक मुझे निकालने हैं। मान लेता हूँ ये हमारे पास केंद्रक जो है ये x कामा y है, हमें ये निकालना है x कामा y, x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे निकलता है। आप देखेंगे तो ये तीनों का देखिए इस तरीके से मध्य बिंदु ही बनेगा। ठीक है, मध्य बिंदु यानी बीच वाला बनेगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो x वाला निकालने के लिए फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 1 2 3, तो 3 से भाग कर देना है। और y का निकालने के लिए देखिए y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 1 2 3 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको x1 मिल जाएंगे, यहाँ से x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, 3 है क्योंकि 3 बिंदु है तो 3 बार आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो x1 हमारा 2 है, x2 हमारा 4 है और x3 हमारा 0 है बटा 3। अब देखो y बराबर y1 हमारा 3 है, ये 6 है और 0 है बटा 3। देखिए कितनी जल्दी से आसानी से निकल आएगा। देखो 4 2 6 और ये 3 और ये y बराबर देखो 6 7 8 9, 9 बटा 3, 3 दूना 6 और 3 तियाँ 9, यानी x बराबर हमारा 2 आएगा और y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। तो लिख सकता हूँ मैं, अतः जो बिंदु होगा हमारा, बिंदु हमने x कामा y माना था, देखिए x कामा y, देखो x का मान x की जगह पर मैंने अभी 2 निकाला, कामा y की जगह पर 3, तो 2 कामा 3 हमारा जो है उत्तर होगा। तो जो केंद्रक के निर्देशांक जो होंगे वो 2 कामा 3 होंगे, समझ गए, 2 कामा 3। चलिए देखिए 2 कामा 3, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, 2 कामा 3। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 2 कामा 3 ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए चित्र में, हमें चित्र दिया गया है, हमसे बोल रहा है कि कोण PVA का मान क्या होगा। चलिए इसको मैं पहले बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। क्या है हमारे पास, कुछ इस तरीके से डमरू के आकार का चित्र बनाया गया है। हर हर भोले, इस तरीके से है। और यहाँ पर जो है कुछ 50 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये केंद्र P है और ये D है, ये हमें C दिया गया है, ये हमें V है और ये A है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है, देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, और यहाँ पर जो 30 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, और ये जो दिया गया है वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर लंबी भुज, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, जो त्रिभुज आपका त्रिभुज ऐसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हल करता हूं, जो त्रिभुज हमारा त्रिभुज APV है, APV है, वो क्या है, समरूप है त्रिभुज DPC के। ये समरूप है, क्यों, क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। कैसे, देखिए ऐसे कीजिए, देखिए 3/6 बराबर 2.5/5, 2.5/5, पॉइंट काटेंगे नीचे, 25 कम 25, 25 दूना 50, 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 बराबर 1/2। कहने का मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। अच्छा, संगत कोण कैसे, ये दोनों देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसा है, समरूप है। अच्छा, समरूप है तो संगत कोण बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर जो 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री बनेगा। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कोण PVA बराबर क्या होगा। अच्छा, बीच में देखिए क्या है, बीच में B, इसका मतलब यहाँ पर V ये वाला पूछा गया है, क्या होगा। चलिए बहुत ही आसान है, देखिए ये त्रिभुज हमारा त्रिभुज ABC है, त्रिभुज है ना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। चूंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि ये 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस ये वाला हमें पता नहीं है, B तो निकालना ही है, बराबर कितना होगा, 180 होगा। देखिए इन्हें कितना जोड़ेंगे आप, तो 5 3 8 80 डिग्री प्लस कोण, इसमें ऐसे लिख सकता हूँ PVA है कि नहीं, बीच में ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोण B भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे देखें अब आप यहाँ पर से, तो कोण PVA बराबर 180, और ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो कोण PVA बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, तो हमारा जो कोण V होगा यहाँ पर वो कितने डिग्री का बनेगा, 100। ठीक है, कितना बनेगा, 100।
चलिए देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसका ऑप्शन सी सही होगा 100। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 18वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AT की लंबाई क्या होगी। चित्र दिया गया है, हमसे पूछा गया AT की लंबाई। सब क्वेश्चन सरल हैं अब तो। देखो यहाँ पर हमें एक वृत्त दिया गया है और कुछ इस तरीके से इसका केंद्र है और केंद्र से स्पर्श बिंदु पर लंब डाला गया है और यहाँ से इसको मिलाया गया है कुछ इस तरीके से। और ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दी गई है वो हमें 4 सेंटीमीटर की दी गई है। ये O है और ये A है और ये T है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। हमें यहाँ पर पता है ना, यहाँ पर लंबवत है तो लंबवत है यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चूँकि यहाँ प्रमेय 10.1 भी जानते हैं, प्रमेय 10.1 के अनुसार किसी केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है, यानी कि ये केंद्र से स्पर्श बिंदु पर ये खींची गई रेखा लंब होगी, 90 डिग्री एंगल बनेगा। अच्छा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो इसके सामने ये है, इसका मतलब कर्ण हमारा ये वाला OT कर्ण होगा। क्या होगा, OT कर्ण होगा और ये वाला लंब होगा और ये आधार होगा। हमें AT निकालना है, हमें क्या निकालना है, AT की लंबाई निकालनी है। आप यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है तो समकोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगा दो। तो देखो त्रिभुज OAT में पाइथागोरस लगाओ पहले, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर। मैंने कर्ण बताया 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा OT है तो OT का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है तो लंब हमारा AO होगा। ठीक है, AO जहाँ पर 90 डिग्री बनता है वही लंब होता है, प्लस आधार। अगर ये कर्ण है ये लंब है तो ये आधार होगा फिर AT। देखिए यहाँ से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। देखिए OT कितना है, 4 है और ये हमें AO नहीं दिया है इन्होंने। सो यहाँ पर इन्होंने AO नहीं दिया है, इसका मतलब आप पाइथागोरस तो लगा नहीं पाएंगे, फिर पाइथागोरस तो फिर लगेगी नहीं, है कि नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर AO नहीं दिया है, अब अगर आपको पाइथागोरस तो तभी लगेगी ना जब 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं पता होगी, तीसरी भुजा निकालनी होगी। यहाँ पर तो हमें एक ही भुजा पता है, तो आप ऐसा काम कर सकते हो। देखो AT निकालना है ना तो AT ही निकालना है। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, मुझे क्या है, कर्ण पता है और मुझे आधार निकालना है। मुझे कर्ण पता है और मुझे आधार निकालना है, तो कर्ण और आधार में सोचे किसका होता है, L लाल बटे कक्का। तो देखो कर्ण और आधार हमारा आएगा कोस में। तो देखो कोस थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। देखो थीटा का मान यहाँ पर रख दो, कोस थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री है। आधार देखिए आधार हमें AT तो निकालना ही है बटा कर्ण हमारा कितना है 4 है। चलिए देखिए अब कोस 30 का मान कितना होगा, कोस 30 का मान होगा √3/2 और AT बटा 4। इधर आप गुणा कराएंगे तो AT की 2 से होगी तो हो जाएगा 2AT, ये 4 √3। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ। देखो 2AT बराबर है 4 √3, AT बराबर 4 √3, गुणा में है तो इधर बटे में आ जाएगा 2 दूना 4। तो कहने का मतलब AT बराबर आ गया 2 √3। ठीक है, तो 2 √3 आएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, 2 √3, तो 2 √3 हमारा ऑप्शन A सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कोस थीटा का मान क्या होगा। ये आप पर मैं छोड़ता हूँ, ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, तो आप कर ही सकते हो ना, कर ही लोगे। चलिए मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आगे देखिए। क्वेश्चन हमारा 20वां है। देखिए क्वेश्चन हमारा 20वां कह रहा है कि बहुलक निकालने का सूत्र होगा। इसमें से बहुलक निकालने का सूत्र कौन सा है, L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - ये F0, यहाँ पर F2 होना चाहिए था। A + L + F1, अरे ये तीनों में से कोई नहीं है तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन D सही होगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई बहुलक निकालने का सूत्र नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन D सही होगा, इसमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, जो आपका सेट 2AW जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके हमने जो ऑब्जेक्टिव हैं 20 नंबर के, ठीक है 20 ऑब्जेक्टिव थे, इन सभी को मैंने बताया है। ठीक है, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, अगर आप आपके ऑब्जेक्टिव 20 आपने करे ना, इसमें से कम 70 से 80% क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके।
अभी बोर्ड एग्जाम में 2024 में, ठीक है। और पार्ट 2 में हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करेंगे, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ये हमारे दिए गए हैं ना, इन सभी को हम कराएंगे। 4, 2, 6 नंबर वाले, 2, 4, 6 नंबर वाले जितने भी हैं इन सभी को हम कराएंगे, वो पार्ट 2 में होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते।